नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम आ चुके हैं बाबा केदारनाथ की शरण में। तो हम इस टाइम हैं गौरीकुंड में। बेसिकली हम रास्ते का हमने इसलिए कोई भी इसमें ब्लॉग में ऐड नहीं किया है कि आए तो हम बाइक पे हैं, लेकिन बहुत लंबा ब्लॉग हो जाना था। यहाँ से हमने गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू की है। तो थोड़ा मोटा मोटा बताता चलता हूँ। ये यहाँ की मार्केट है जो गौरीकुंड के साथ ही है। गौरीकुंड यहाँ पे गौरी माता का मंदिर है और साथ में एक कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी है, वहाँ पे भी स्नान करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है 29 अगस्त है और आज ही हमने यात्रा ऊपर के लिए शुरू की है। तो बेसिकली ये यात्रा जो है सोनप्रयाग से ही शुरू हो जाती है। सोनप्रयाग में आप अपनी गाड़ियाँ या जो भी है वो वहाँ तक ही आती हैं और उससे आगे टैक्सी आपको लेके 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक आना पड़ता है। तो गौरीकुंड से आगे की यात्रा भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप हमारे साथ यात्रा का पूरा आनंद लें और देखते चले। ये यहाँ पे जितने भी हैं घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, ये लेके जाते हैं यात्रियों को, श्रद्धालुओं को ऊपर। और यहाँ पे आपको पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ये जो यात्रा है बड़ी ही आनंददायक है, प्रकृति के साथ एक होने के लिए। और प्रकृति का ऐसा नज़ारा आपको शायद किसी और यात्रा में देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे झरने ही झरने हैं और मौसम इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। जब आप स्वयं आएंगे तो तभी अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ का। मैं और मेरा दोस्त राजेश दोनों इस यात्रा पे गए और काफ़ी लंबी यात्रा थी ये हमारी। तो आप ये देख सकते हैं कितने सुंदर झरने हैं और पानी एकदम साफ़ है, स्वच्छ है। यहाँ से आप नीचे से अगर आपके पास कोई खाली बोतल है तो वो ले लें। और यहाँ रास्ते में इतनी जगह पानी है पीने का, इतना अच्छा पानी जो पहाड़ी से निकलता है, पीकर बहुत ही मीठा पानी है। और आप जो जितना मिनरल वाटर वगैरह पीते हैं सब भूल जाएंगे और प्रकृति का पूरा लुत्फ़ लें। ऐसे बहुत से झरने हैं, एक ही झरना नहीं, बहुत झरने हैं जो कि आसपास आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बेसिकली हम गए थे अगस्त के लास्ट में, तो उस टाइम जो थोड़ा होता है रेनी सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है, लेकिन फिर भी रास्ता बढ़िया है, काफ़ी खुला रास्ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप अगर चल रहे हैं तो घोड़े वालों से बच के चलें, क्योंकि जो घोड़े हैं वो कहीं ना कहीं किसी को टक्कर मार सकते हैं या रास्ता नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानवर है। तो इसलिए आप अपना थोड़ा बचाव करके चलें। यात्रा कहने को तो 16 किलोमीटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो 16 किलोमीटर से ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि जब इंसान थक जाता है तो उसको यात्रा अधिक ही लगती है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 22 किलोमीटर तक ये यात्रा है। और बरसात में तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वाटरप्रूफ बैग है तो उसको कैरी करें, उसमें अपना सूखे कपड़े ज़रूर डाल लें। और रेनी सीजन में अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ रेन कोट वगैरह कैरी करें। ये यहाँ के लोकल देवता हैं, उनको ऊपर दर्शन के लिए लेके जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, ये भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ये पिट्ठू जा रहे हैं यहाँ से, इनमें लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर वो बरसात से बचने के लिए पॉलीथीन वगैरह दे रखा है। बड़ा ही प्यारा मौसम है। ये सामने आप देख सकते हैं धुंध पड़ी हुई है, ऐसे लगता है जैसे हम बादलों में चल रहे हैं। ये जो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, इसके पैरेलल में एक और ब्रिज है जहाँ से घोड़े खच्चर वगैरह क्रॉस करते हैं। इन ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद ही आगे की जो चढ़ाई है वो मेन चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ तक तकरीबन बहुत बढ़िया, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन इससे ऊपर ये जैसे आप ये नदी क्रॉस करते हैं ब्रिजेस से, तो आगे की जो चढ़ाई है वो काफ़ी कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो कुदरत का नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है। आप ये देख सकते हैं, ये मैं हूँ, मेरे साथ राजेश है। दोनों भीग चुके हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी
रेनकोट की वजह से थोड़ा आराम से चले हुए हैं हम। कोशिश करें रबड़ के जूते जहाँ कैरी करें अगर बरसात में अगर जा रहे हैं। अगर आप वैसे नॉर्मल उसमें जा रहे हैं तो आप ट्रैकिंग शूज़ या स्पोर्ट शूज़ भी अच्छे किस्म के हों तो थोड़ा ठीक रहेगा आपको चलने के लिए। रास्ता अच्छा बढ़िया बना हुआ है और जगह जगह पे लाइट लगी हुई है। और जो लोग ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो यहाँ पे हेली की सेवा भी है, घोड़े भी हैं, पिट्ठू भी हैं। और आपको जगह जगह पे ऐसी शॉप्स छोटी छोटी मिलेंगी। यहाँ पे आपको मैगी, सूप, चाय, बिस्किट वगैरह सब कुछ उपलब्ध होगा। और रहने के लिए यहाँ पे रैन बसेरे भी बने हुए हैं, मतलब रात को आप रुक सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बढ़िया है। फिर भी जब इंसान थक जाता है तो रात को अगर मान लो आप दर्शन करके आ रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, रात को रुक सकते हैं। खाने का भी प्रबंध है, सब कुछ है, पराठे, रोटी वगैरह सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। छोटे छोटे होटल हैं लेकिन उनमें ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध है। तो ऐसे शेड्स रास्ते में बने हुए हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। बरसात में जब मौसम ख़राब होने पे आप रुक सकते हैं। सुविधाएं तो काफ़ी दे रखी हैं यहाँ के प्रशासन ने। फ़िलहाल कुदरत का आनंद उठाइए। ये देखिए यहाँ के देवता हैं, उनके बारे में अभी बताएंगे। लोकल जो देवता ये यहाँ के आपके देवता हैं। ये हमारे यमुना जी के बिग भाई हैं शनि महाराज जी। ये यमुनोत्री धाम से आते हैं और 6 मास यमुना जी को नीचे लाते हैं और 6 मास ऊपर छोड़ने का काम करते हैं। ये शनि महाराज जी हैं जी, सोमेश्वर। अच्छा, सोमेश्वर सोमेश्वर जी। ये पालकी देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सजाई हुई है। इनके साथ ढोल, नगाड़े वाले और वो बाजा बजाने वाले सब साथ में चलते हैं। मुख्य पुजारी भी साथ में चलता है और जगह जगह इनको विश्राम भी करवाते हैं देवता को और खुद भी विश्राम करते हैं। तो काफ़ी लंबी यात्रा आती है। ये यमुनोत्री से लोग चले हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, लोग थक जाते हैं, काफ़ी थकावट हो जाती है क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि रास्ता आपको तकरीबन सारा ऐसा ही मिलेगा और बहुत ही अच्छा रास्ता बना रखा है। यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम बादलों में चल रहे हैं। ये यात्रा जो है ये अप्रैल से लेकर नवंबर तक चलती है वैसे तो, लेकिन बीच में मौसम की वजह से अगर आप कह लें कि बरसात के मौसम में तकरीबन 1 महीना बहुत कम लोग हैं। तो हम भी बरसात का मौसम जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, हम भी अगस्त महीने के लास्ट में यहाँ पे यात्रा के लिए आए। और यहाँ पे आने के बाद जो है यात्रा कठिन तो है लेकिन आनंद बहुत आया यात्रा का। रुकते रुकते तकरीबन जो कोई भी इंसान जो अपने आप को फिज़िकली फ़िट मानता है वो फिर भी 6 घंटे से कम में ये यात्रा नहीं कर सकता। और मैक्सिमम जो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप कह सकते हैं कि 90% जनता जो है 8 घंटे तकरीबन लेती है इस यात्रा को पूरा करने के लिए। यहाँ के लोकल्स हैं वो थोड़ा जल्दी चढ़ जाते हैं क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, लेकिन जो मैदानी इलाकों के लोग हैं उनको थोड़ा सा होती है दिक्कत। और यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जहाँ किसी प्रकार की दिक्कत होती है, यहाँ पर रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप बनाए हुए हैं इन्होंने। मेडिकल फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आप हॉल्ट करें, रेस्ट करें। कोशिश करें कि अगर आप एक तरह का ये हाई एल्टीट्यूड रीजन है तो यहाँ पे आप गर्म पानी का उपयोग करें। वहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं, वहाँ पे आप गर्म पानी मांग सकते हैं उनसे भी हमें गर्म पानी पिला दो या कुछ है, ये फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। तो अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको लगता नहीं चढ़ सकते हैं, घोड़े का उपयोग करें, पिट्ठू का उपयोग करें। और अगर ज़्यादा ही आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हेलीकॉप्टर की सेवा ले सकते हैं, जो कि बड़े रीज़नेबल प्राइस में 2400-2500 रुपये में आप एक साइड जा सकते हैं और उतने में नीचे आ सकते हैं। तो तकरीबन 5000 में आप अप डाउन कर सकते हैं हेलीकॉप्टर में। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये
टेंट हैं रुकने के लिए। अगर आप रात रुकना चाहते हैं, दिन में रुकना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के आनंद लेना चाहते हैं, एक आध दिन रुकना भी चाहते हैं, तो इनमें आप हॉल्ट कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और यहाँ पे जो है कॉटेजेस, ये टेंट्स की और जो होटल्स हैं यहाँ पे कुछ, उनकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इनकी साइट से, जो उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट हैं। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ नेट के ऊपर फेक साइट्स भी बनी हुई हैं, जो कि उनसे थोड़ा सावधान रहिए। तो फेक साइट से बचना, और बाकी जो इनकी ऑफिशियल साइट है उसी के ऊपर आप जाके बुकिंग करें। अपनी रजिस्ट्रेशन अगर घर से करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाती है तो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखी है तो आपको वहाँ पे अपना सिर्फ बारकोड स्कैन कराना है और आप अंदर आसानी से चले जाएंगे। नहीं तो आपको वहाँ पे लाइन पे लगना पड़ेगा मंदिर के पास जाके, फिर वहाँ से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, एक आध घंटा आपको वहाँ पे मतलब वेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप घर से करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। बेसिकली जूतों का उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर है, चप्पल की बजाय जूते ज़्यादा बेटर रहते हैं। और बाकी उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है, तो यहाँ पे आप जगह जगह से, आप ऋषिकेश से जब ऊपर को आते हैं तो रास्ते में इतने मंदिर और इतना ज़्यादा, आपके पास टाइम हो तो आप उन सभी मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि वो सभी ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर हैं। यहाँ पे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ये सभी हैं। तो आप जा सकते हैं। गुप्त काशी यहीं पे पास में ही है। जब आप केदारनाथ धाम को ऊपर आते हैं तो वहाँ पे गुप्त काशी है, सॉरी। ये ऊपर आने के बाद थोड़ा सा आपको प्लेन मिलेगा। जब आप मंदिर पहुंचने वाले होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लेन मिलेगा, और वहाँ पे काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि इंसान थका होता है तो वहाँ पे उसको राहत मिलती है। और कोशिश करेंगे जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो अपने पास सिर्फ लाइट से लाइट सामान लेके ही चलें, जो आपकी ज़रूरत का हो। फालतू का सामान लेके मत चढ़ें, नहीं तो आपको रास्ते में दिक्कत होगी सामान उठाने में वहाँ पे, क्योंकि 1 kg का वज़न भी बहुत ज़्यादा लगता है इंसान को। तो अपनी एक आध ड्रेस डाल लें, जो सूखा कपड़े हैं वो डाल लें, ताकि अगर आपने ऊपर हॉल्ट करना है रात को तो आप सूखे कपड़े डाल के वहाँ पे विश्राम कर सकें। केदारनाथ धाम के बारे में जो कथा है कि ये पांडवों के द्वारा निर्मित हुआ था मंदिर, और 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने इसे द्वारा रीस्टैब्लिश किया था। ये आप सामने हेलीपैड देख रहे हैं, यहीं पे हेली लैंड होते हैं और यहीं से टेक ऑफ होते हैं। ये सामने जो टेंट बने हुए थे वाइट कलर के आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे ही वो यात्री बैठते हैं आने वाले, जो हेली से यात्रा करते हैं। ये सामने जितने भी हैं ये कॉटेजेस, ये वगैरह जितने भी हट्स बने हुए हैं, ये सभी ऑनलाइन बुकिंग से आपको मिल सकते हैं। ये साथ में ही सामने मंदिर है कुछ ही दूरी पे। तो ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। 2013 में यहाँ पे काफ़ी त्रासदी आई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हम बात कर रहे थे, ये मंदिर है, ये तकरीबन 400 साल तक, 13वीं शताब्दी के बाद ये मंदिर काफ़ी 400 साल तक ये बर्फ़ में दबा रहा था। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, आप इसे आइस एज कह सकते हैं कि उस टाइम ये 400 साल तक ये मंदिर बिल्कुल बर्फ़ के नीचे था। लेकिन अगर आप इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप हैरान होंगे, जो कि तकरीबन 85 मीटर ऊंचा है और 185 मीटर लंबा है, और तकरीबन इतना ही 80 मीटर के करीब चौड़ा है। और इसकी दीवारें भी काफ़ी मोटी हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से जोड़ी हुई हैं। और इस मंदिर के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि मंदिर बनाया कैसे होगा, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई होगी, इतने बड़े बड़े पत्थर शिलाएँ कैसे रखी होंगी, जो भी है इतने ऊंचे स्थान के ऊपर कैसे किया होगा, क्योंकि जितनी सुख सुविधाएँ आ जाएँ उतनी उस टाइम नहीं थी। तो इस चीज़ को देख के हैरानी होती है। और मंदिर की बनावट और स्ट्रक्चर को देख के, ना उस टाइम कोई सीमेंट था ना कोई सरिया था, और बिना इन सब चीज़ों से कैसी इंजीनियरिंग की होगी, ये मंदिर आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। इतनी
आपदाएं और त्रासदियाँ सहने के बाद भी ये मंदिर बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये आप भगवान की शक्ति कह लो, कुदरत की शक्ति कह लो, तो ऐसा है। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान शंकर की पीठ है, क्योंकि भगवान शंकर जो है पांडवों से छुप रहे थे और वो यहाँ पे वो नंदी के रूप में थे। तो यहाँ पे वो ज़मीन में जब अपने आप को उन्होंने अंतर्ध्यान किया तो उस टाइम उनकी सिर्फ पीठ जो है भीम के हाथ में आई थी। तो यहाँ पे पीठ ही है भगवान की। तो और भी कई स्थान हैं यहाँ पे, उनके बारे में आपको बताऊँगा आगे और क्या क्या है यहाँ पे। ये है, ये यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है मंदिर में जाने से पहले। ये जो लगा रखे हैं, जो टेंट लगा रखे हैं, इनके नीचे जो है यात्री लाइन में खड़े होते हैं। तो अभी भीड़ कम है क्योंकि इस महीने में भीड़ कम रहती है। वाईफाई की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री वाईफाई की, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जो है यात्री रजिस्ट्रेशन होती है। ये इस साइड वाले जो लोग खड़े हैं, जिस साइड आप देख रहे हैं, उस साइड जो है जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाते हैं। और यहाँ पे जो जिन्होंने पहले करवा रखी है वो अपनी पर्ची लेके आगे जा सकते हैं। जैसे राजेश अभी गए हैं आगे, वो पर्ची को यहाँ पे आगे स्कैनर के आगे स्कैन करेंगे और बस हम लोग चल पड़ेंगे अंदर। ये हम आ गए हैं, बाबा केदारनाथ का मंदिर सामने देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। जय भोले बाबा, जय बाबा केदारनाथ। तो अभी आप सामने दर्शन कर रहे हैं बाबा जी के मंदिर के शिखर के। तो आनंद आ रहा है यहाँ पे पहुँच के, मैं बता नहीं सकता कितना आनंद है यहाँ पे। और बारिश भी लगी है, सब कुछ है, लेकिन जो है पूरी थकावट यहाँ पे आके मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है। और उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये सामने आप देखिए बाबा केदारनाथ का मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे देखने में एक मन के अंदर एक अलग से चाहत, एक अलग से आनंद महसूस हो रहा है। और यहाँ पे ठंड भी है, लेकिन ठंड लग नहीं रही क्योंकि हम काफ़ी नीचे से आए हैं चलते हुए। तकरीबन 8 घंटे बाद हम ऊपर पहुँचे हैं, तो ठंड तो नहीं लग रही है। और आनंद भी है कि हम अपनी मंजिल के पास पहुँच गए हैं, बाबा केदारनाथ के पास पहुँच गए हैं। ये अभी लास्ट सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़ के अभी मंदिर में जाएंगे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन तो मैं नहीं करवा सकता आपको, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगा ज़रूर। जो बाहर का पूरा दृश्य आपको दिखाऊंगा और मंदिर के अंदर कैसा वो है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए कितना सुंदर है, बाहर से आप आनंद लीजिए। तो हमने जाते ही जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। जय भोले बाबा, जय श्री केदारनाथ। जी हाँ, मंदिर के बाहर एक बड़ी सी नंदी जी की मूर्ति है, वो आप देख सकते हैं। और भीड़ कम है और बढ़िया दर्शन हो गए थे हमें। यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम बाहर थोड़ा घूमकर आनंद ले रहे हैं। मंदिर के आसपास का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दर्शन हमने कर लिए थे अंदर। तो आप जब अंदर जाएंगे मंदिर के गर्भगृह से पहले, जो आपको सामने का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको 5 पांडवों की मूर्तियाँ, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सब की मूर्तियाँ आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो जो जितने भी पांडव है यहाँ से, मतलब जब वो हिमालय में आए थे, तो ये जो इलाका है यहाँ पे जब पांडव आए थे, तो इस इलाके में जो अपने मतलब कह सकते हैं कि जो महाभारत युद्ध के दौरान उनसे जो पाप हुआ था, कुछ अपने सगे संबंधियों को या कुछ जो अपने ऋषि मुनि कह सकते हैं या ब्राह्मण कुल के लोग हैं, उनकी मतलब पाप का मोचन करने के लिए वो यहाँ पे आए थे कि मृत्यु से पहले हम अपने पापों से तौबा कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं बाबा केदारनाथ का धाम अति सुंदर धाम है।
और अति आनंदमयी दृश्य। आसपास काफ़ी जगह है रहने के लिए। सामने जितने आप देख रहे हैं ये होटल्स वगैरह हैं, तो इनमें आपको रहने का पूरा आनंद आएगा। अगर आप रात रुकते हैं तो और भी बढ़िया है। और अंदर का दृश्य तो बहुत ही भव्य है। केदारनाथ मंदिर की जो दीवारें हैं 12 फुट मोटी हैं। तो 12 फुट मोटी कितनी मोटी दीवार होगी और कितनी बड़ी बड़ी जो पत्थर की शिलाएं हैं उनसे इसको बनाया गया होगा वो आप देख सकते हैं। और ये जो पत्थरों में शायद इंटरलॉकिंग वाली टेक्निक ही यूज़ की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे भगवान जो शंकर हैं वो ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। पांडवों के द्वारा यहाँ पे उनके पूजा अर्चना की गई थी। और दीपावली के नज़दीक मंदिर बंद कर दिया जाता है। उस टाइम यहाँ पे भी एक दीपक जला के छोड़ा जाता है। और ये यहाँ पे भी यही मान्यता है कि यहाँ पे भी वो दीपक जलता रहता है। जैसा कि बद्रीनाथ धाम में होता है वैसा ही दीपक यहाँ पे भी जलता रहता है। तो ये काफ़ी लोगों का मानना है कि एक शक्ति का प्रतीक है कि 6 महीने तक कोई भी दीपक नहीं जल सकता, उसमें जितना मर्जी वो करो। ये मंदिर की आपको परिक्रमा करवा रहा हूँ मैं। तो ये मंदिर के आसपास का आप दृश्य देखिए कितना सुंदर है। अभी यहाँ पे काफ़ी लाइट का बंदोबस्त हो गया। रास्ते में पूरी लाइट ही लाइट है। ये अभी जा रहे हैं हम भीमशिला की ओर। जी हाँ, भीमशिला ये 2013 में जो यहाँ पर त्रासदी आई थी, जो बादल फटा था, उस टाइम ये एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से आके मंदिर के पीछे रुक गई थी, जिससे कि जो पीछे से आने वाला पानी वो दोनों 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ताकि मंदिर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो ये कुदरती रूप से आया जैसे भी आया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए आप इस शिला को देख सकते हैं कितना बड़ा इसका आकार है। तो ये यहाँ पे आके मंदिर से कुछ दूरी पे आके रुक गई और यहीं से मतलब पानी को 2 भागों में विभाजित कर दिया और मंदिर को कोई भी विशेष नुकसान नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको इसी पार्ट में यहाँ तक ही विश्राम देते हैं। और अगला ब्लॉग जो है श्री बद्रीनाथ धाम का होगा, उसमें हरिद्वार का भी कुछ पार्ट आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो सिर्फ ब्लॉग छोटा हो फिर भी कोशिश यही है कि आपको छोटे से ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखा सकें। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।